नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ मधु कांकरिया का लिखा उपन्यास सूखते चिनार का छठा भाग लेकर। तो आइए कथानक प्रारंभ करते हैं। इसीलिए कि हर जवान उठते बैठते सुबह शाम जब जब समय मिले पढ़े, क्योंकि यहाँ हमारा उद्देश्य सिर्फ मिलिटेंट को मार गिराना ही नहीं, वरन कश्मीरियों और आर्मी के बीच सद्भाव भी कायम करना है। क्या बताएं, इतनी चौकसी, सतर्कता, नैतिक पाठ, सावधानी और उपदेश के बावजूद कई बार हमारे जवान ऐसी ऐसी हरकतें कर बैठते हैं कि हमारी बरसों की मेहनत पर पानी फिर जाता है। अभी महीने भर पूर्व ही घटी एक घटना राजौर गांव की है। हमें खबर मिली कि मिलिटेंट नीचे उतरे हैं। एक तो ह्यूमन राइट्स वालों ने वैसे ही हमारा जीना हराम कर रखा है। अरे मत पूछो, जरा सी चूक हुई नहीं कि सीधा मामला ठोक दिया जाता है। इस कारण हमें फूंक फूंक कर कदम रखना होता है। तो हम रात भर घेरा डाले रहे। ह्यूमन राइट्स के चलते हम रात को किसी घर की तलाशी नहीं ले सकते, तो पूरी रात हमने ठंड में ठिठुरते गुजार दी। सुबह होते ही हमने सर्च अभियान शुरू किया। गांव के एक घर ने आनाकानी दिखाई। हमारे जवान वैसे भी अकड़े हुए थे। ठंड में अकड़े हमारे जवान का दिमाग भी अकड़ा हुआ था। तैस में आकर हमारे जवान ने राइफल दिखाई। बस अब तो घर में रोना पीटना मच गया। मैं बाहर खड़ा था। रोना पीटना सुन मैं तुरंत अंदर घुसा। मैंने घर के मुखिया को सॉरी कहा, उससे हाथ मिलाया, बच्चों को प्यार किया, उन्हें टॉफ़ी दी। फिर मुखिया को बेहद विनम्र स्वर में कहा, ये हमारी ड्यूटी है। हमें खबर मिली है मिलिटेंट के छिपे होने की। मुखिया राजी हो गया। पूरी विनम्रता और तमीज़ के साथ हमने घर का कोना कोना छान मारा। मज़े की बात कि मेरे जरा सी विनम्रता से बात करने मात्र से घर के मुखिया का तो क्या, औरतों का भी डर निकल गया। सो बार बार समझाने के बावजूद हमारे जवान चूक कर जाते हैं और बनी बनाई बात बिगड़ जाती है। हमें कश्मीरियों को हमेशा ये विश्वास दिलाना होता है कि आर्मी क्रूर नहीं है, उसके भी हृदय है। वह कश्मीरियों की मित्र है, दुश्मन नहीं। वह उनकी सेवा के लिए है, रुतबे के लिए नहीं। पीछे के रास्ते से होते हुए दोनों अपने कॉटेज की तरफ बढ़ रहे थे कि ठिठक गया सिद्धार्थ। उसने देखा एक खूबसूरत सा चबूतरा, दोनों तरफ छोटी छोटी सीढ़ियाँ, हर सीढ़ी पर खूबसूरत गमले, दोनों सीढ़ियों के बीच बने छोटे से चबूतरे पर तिरंगा, जिसे दो जवान सैल्यूट मारकर बड़े कायदे से समेट कर ले जा रहे थे। यह क्या? उसने पूछा। हर यूनिट का अपना तिरंगा होता है, जिसे हर शाम 6 बजे उतार लिया जाता है और सुबह 6 बजे फिर फहरा दिया जाता है। क्या इसका मतलब है रात आर्मी के भरोसे? मन ही मन सोचा सिद्धार्थ ने। संदीप ने पूछ नहीं पाया वह, क्योंकि संदीप थोड़ा आगे निकल गया। अपने किसी साथी से बातचीत में मशगूल था। 3 घंटे बीत गए। घर और बचपन की गलियों में घूमते झांकते सिद्धार्थ ने देखा कि एक फ़ोन आने के बाद से ही भाई उद्विग्न सा अपने कमरे में चक्कर काट रहा था। संदीप ने देखा घूम कर आने के बाद से ही भाई दिल्ली में होने वाली आगामी मीटिंग के लिए रिपोर्ट तैयार कर रहा था, जहां किसी 5 सितारा होटल में कंपनी के सारे चीफ एग्जीक्यूटिव और मैनेजर्स जमा होने वाले थे, इस डिस्कशन के लिए कि कंपनी अपने सबसे कमाऊ ब्रांड फाइन एंड लवली को नई साज सज्जा के साथ किस आकर्षक ढंग से लॉन्च करे, जिससे अधिक से अधिक लड़कियां उसकी ओर आकर्षित हो सकें। क्या बात है भाई, कुछ परेशान नज़र आ रहे हो? आखिर सिद्धार्थ ने ही चुप्पी तोड़ी। परेशान नहीं हूँ, बस चिंतित हूँ कि तुम्हें इस प्रकार अकेले छोड़कर जाना पड़ रहा है मुझे। दरअसल मुझे कुछ निहायत ज़रूरी काम के लिए कर्नल ऑप्टे ने अपनी यूनिट में अभी तुरंत आने को कहा है। आधे घंटे में ही जीप आने वाली है मेरी। मैं रात को तो नहीं ही आ पाऊँगा। यदि कल सुबह तक भी ना आ सकूँ तो चिंता मत करना। मैंने कैप्टन महेश कुलकर्णी को कह दिया है कि वह तुम्हें छुड़वा देगा एयरपोर्ट तक। सिद्धार्थ का मन मचला। वह भी चले भाई के साथ, देखें कैसे देखा जाता है HSTI के अंधेरे में। घने जंगलों में बच्चे की तरह मचलते हुए कहा उसने, मैं भी चलूं भाई तुम्हारे साथ। संदीप आधा सत्य छिपा गया था। खबर मिली थी कि प्रांग पहाड़ पर 2-3 मिलिटेंट सीधे उतरने की नीचे तैयारी में है।
कमांडिंग ऑफिसर कर्नल आप्टे ने इस 2 डेज ऑपरेशन की सारी जिम्मेदारी मेजर संदीप पर डाल दी थी। अपने नेतृत्व में होने वाला उनका यह पहला ऑपरेशन था। इस कारण उत्तेजना, थ्रिल, डर, खौफ और आशंका से वह इतना भरा हुआ था कि दिमाग को एकाग्र नहीं कर पा रहा था। कमांडिंग अफसर कर्नल आप्टे के शब्द दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। आपके दिमाग में नक्शा एकदम साफ होना चाहिए, चप्पे चप्पे की जानकारी होनी चाहिए। आपको दिन में जाकर लोकेशन देख लेनी होगी। सोचने लगा संदीप, लोकेशन देखने के लिए किसे साथ लेना उचित होगा। तभी सिद्धार्थ ने फिर झकझोरा, कहाँ खो जाते हो? क्या सभी फौजी ऐसे ही होते हैं, बात करते करते खो जाना? मैं भी चलूं? अरे नहीं, तुम्हें साथ ले जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। खुद मैं अपनी टीम के साथ निकलूंगा। हाँ, संभव है जाते वक्त तुमसे नहीं मिल सकूं। मन ही मन ख्याल आया, कौन जाने ऑपरेशन के दौरान ही, पर ऊपर से स्वयं को नियंत्रित करते हुए भाई को गले लगाया। 1 मिनट ठहर। हड़बड़ी में भी उसने अपनी अटैची से एक सुंदर डिब्बी निकाली। उसमें से एक जोड़ी खूबसूरत कफलिंग की निकाली और भेंट की भाई को, जिसे उसने भाई के लिए मथुरा पोस्टिंग के दौरान खरीदी थी। भाई से विदा ले वह अल्फा कंपनी के कैप्टन प्रशांत हलगिन के साथ निकल गया लोकेशन देखने। चप्पे चप्पे की जानकारी हासिल करने के बाद जय माँ काली, जय बजरंगबली के उद्घोष के साथ ऑपरेशन शौर्य के लिए मेजर संदीप की अगुवाई में 72 घंटे की खाद्य सामग्री, सूखे मेवे, शकरपाड़े, ढेकुआ आदि के साथ सभी निकले। 3 कंपनियों के कमांडिंग अफसर जवान, साथ साथ बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ कैप से लैस। 4.5 घंटे की रगड़ाई के बाद 3 अलग अलग ग्रुपों में रात के नीम अंधेरे में सभी जवानों और अफसरों ने प्राग पहाड़ के नियत स्थान पर अपनी अपनी पोजीशन ली। एक साथ निकलने से गोपनीयता भंग हो सकती है। इसी कारण मेजर संदीप ने सभी को अलग अलग दिशाओं से अलग अलग आने का निर्देश दिया। किसी भी ऑपरेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है सरप्राइज को कायम रखना, सोच रहे थे संदीप, हर कदम पर धुकधुकी गेंद की तरह टप्पे खाता दिल। कई ऑपरेशन में जा चुके थे अब तक, बराज लगाम खुद उनके हाथों में थी। सूत्रधार स्वयं थे, इस कारण फूंक फूंक कर कदम रख रहे थे। सारी चेतना कानों और आंखों पर टंगी हुई थी। क्या आ रही है कोई आवाज़? ध्वनि की दूरी के संबंध में कोई चूक ना हो जाए। नहीं, कोई आवाज़ नहीं आ रही। HTI ऑन मोड में थी। उसके आई ग्लास से फिर निरीक्षण किया उन्होंने। दूर दूर तक आतंकी तो क्या, कोई परिंदा तक नज़र नहीं आ रहा था। उन्होंने फिर घड़ी देखी, 12:56। दिमाग में आया, खबर गलत भी हो सकती है। बहुत बार ऐसा हुआ है, खबर सही तो ठीक, और यदि उल्टी हुई तो बार उल्टा भी पड़ जाता है। आज तक वे और उनकी यूनिट याद करती है मेजर राठौर की और उनकी टीम की दर्दनाक शहादत को। उन्हें खबर मिली थी कि ब्रेवो पहाड़ पर एक मिलिटेंट नीचे उतरने की तैयारी में है। मेजर राठौर और चार्ली कंपनी के कमांडर कैप्टन बलवीर सिंह 6 जवानों के साथ निकल पड़े ब्रेवो पहाड़ी की तरफ। बहुत है 8 फौजी एक हरामी के लिए। अंधेरे में रेंगते हुए जैसे ही वे पहुंचे पहाड़ पर, खुद ही घेर लिए गए। एक की जगह 12 मिलिटेंट अति आधुनिक हथियारों से लैस। अक्टूबर नवंबर में मकई के खेत बढ़ जाते हैं, उसी के पीछे छिपकर बैठे थे हरामजादे। कमीनों ने घेर लिया, घास फूस की तरह काट डाला। बोरे में भरकर हेडक्वार्टर भूषण कैंप के बाहर फेंके गए थे। मन फिर गमगीन हुआ, काश कोई रोक पाता दोनों ओर से बहते नफरत के इस सैलाब को। दिमाग को फिर ठकठकाया उन्होंने, अभी मौका ये सब सोचने का नहीं। फिर नज़र पड़ी घड़ी पर, 2:35। वे ढीले पड़ने लगे। निर्णय लिया गया कि हर ग्रुप से 2 सो जाएंगे, 3 जागेंगे। बारी बारी से संदीप और उसके साथी घुटनों के बीच मैगजीन लगी लोडेड AK-47 के साथ पेड़ के तने से टेक लगाकर थोड़ी सी पीकर यूं सो गए कि पेड़ में पेड़ हो गए। रात, काश वह ऐसा ही सोता रहता, रात कभी न बीतती। पर ऊँघती रेंगती रात बीती। सुबह संदीप ने सेकंड इन कमांड कर्नल बख्शी को खबर भेजी, वहाँ से ऑर्डर मिला, नीचे उतर आओ, नीचे सर्च करो। 3 घंटों की पैदल रगड़ाई के बाद वे नीचे उतरे। पूरे दिन खोज जारी रही, चप्पा चप्पा खोजा,
पत्ता पत्ता छान मारा, बिल्ली की तरह घात लगाए बैठे रहे, इंतजार करते रहे चूहों के आने का। चूहे नहीं आए। फिर संपर्क किया कर्नल बख्शी से, फिर आर्डर मिला ऊपर जाओ सर्च करो। कॉटेज में अकेला सिद्धार्थ मन उचाट लगा। भाई के साथ साथ थोड़ा बह भी चला गया है। क्या कर रहा होगा भाई इस समय? मन में भयावह ख्याल आने लगे तो ध्यान बटाने के लिए लैपटॉप खोल कर बैठ गया। थोड़ी देर मेल चेक करता रहा, फिर 1 मिनट मैनेजर किताब को उल्टा पलटा, पर मन जमा नहीं। भीतर घुटन होने लगी, भीतर घुटन होने लगी। थोड़ा बाहर घूम आए उसने सोचा, पर मुश्किल थी कि बुशन कैंप के बाहर अकेले निकलने की इजाज़त नहीं थी। किसी लोडेड पिस्तौल वाले की हिफाजत के साए में बाहर निकलता उसे अटपटा लगता, पर कमरे में रहना भी दुश्वार। पूरे ख्याल पीछा ही नहीं छोड़ते। आखिर वह मुख्य द्वार तक आया और दरवाजे पर खड़े जवान से अनुरोध किया कि वह बाहर जाना चाहता है। जवान ने विनम्रतापूर्वक उसके साथ दूसरे बंदूकधारी जवान को भेज दिया। सामने लहराती बलखाती सिंधु नदी किनारे किनारे चलने लगा। वह तपोवन सा सुरम्य वातावरण थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि सारी लयताल गड़बड़ा गई। धाएं धाएं घने जंगलों में सीआरपीएफ वाले प्रैक्टिस फायरिंग कर रहे थे। बड़ा मौजूद दृश्य था। बीच में आतंकी का पुतला, उसी को लक्ष्य बनाकर गोली दागना। मज़े के लिए उसने भी अनुरोध किया। सीआरपी बलों ने उसे भी दिला दी बंदूक गोली दागने के लिए। भारी भरकम बंदूक, उसके भार को संभालना ही मुश्किल था। दूसरे जवान के कंधे पर बंदूक रख किसी प्रकार घोड़े दबाने की रस्म पूरी की तो बंदूक आतंकी के बुत के बगल में निकल गई। थोड़ी देर खड़े रहकर वह फायरिंग की आवाज़ों को सुनता रहा, फिर कल्पना करता रहा कि युद्ध के दौरान कैसा दृश्य और कैसी आवाज़ें आती रहती होंगी। थोड़ा आगे निकलकर फिर उसने पूछा, बाजार कितनी दूर होगा? करीब 3 किलोमीटर। क्या तुम चल पाओगे? हंस पड़ा फौजी। सर आप अपनी सोचिए, हमारी तो आदत है दिन में 10-10 किलोमीटर तक चलने की। काफ़ी दूर तक, कभी सूखे पत्तों की चिरमिर के साथ, तो कभी कलकल बहती नदी की धारा के साथ, तो कभी जीवन जगाती हवाओं के साथ आगे बढ़ता रहा सिद्धार्थ कि एकाएक पांव ठिठक गए। सारी हरियाली जादुई फिजा के सारे सुख पर जैसे ब्रेक लग गया। किसी के बिलबिलाने की आवाज़, कलेजा फाड़ कर आती रोने की आवाज़, साथ ही गोलियों की आवाज़। 2 कदम आगे बढ़ा तो दिल दहल गया। जीवन आस्था की धज्जियाँ उड़ाता भयानक दृश्य। 2-3 फौजी मिलकर सार्वजनिक रूप से पीट रहे थे किसी स्थानीय युवक को। साथ ही साथ फौजियों के मुंह से निकलती धारा प्रवाह गाली। फौजी बिना गाली के बात नहीं करते, ये तो सुना था, पर ऐसी गालियाँ माँ बहन के अंग विशेष ही नहीं, उससे भी आगे। साला मूतता कम, हिलाता ज़्यादा है। ले मज़ा धोखा देने का, फिर दनादन। बास्टर्ड, जिंदगी भर भूल जाएगा हिलाना। इतनी भयंकर पिटाई देख चक्कर आने लगा सिद्धार्थ को। पिटते पिटते युवक के खून बहने लगा कई जगह से। सिद्धार्थ ने मुंह घुमा लिया। थोड़ी दूर पर एक खुबानी बेचने वाली थी। आसपास कई खस्ता हाल दुकान वाले थे। सभी बीतरागी भाव से देख रहे थे इस पिटाई को। सिद्धार्थ खुबानी खरीदने लगा। थोड़ी देर बाद आ पहुंचा उसका फौजी साथी। क्यों पीट रहे थे इतनी बेरहमी से? पूछा सिद्धार्थ ने। जवान हंस पड़ा। साहब जी, हैवानियत से निपटने के लिए हैवानियत ज़रूरी हो जाती है, इसीलिए शायद फौजियों को मदिरा मांस खिला खिला कर राक्षस बना दिया जाता है, जिससे निपट सके वह हैवानियत से। अब आप सिर्फ इसकी पिटाई देख रहे हैं, पर ये क्यों हो रही है आप ये सोच भी नहीं सकते। ये जनाब मुखबिर थे। प्रायः सभी ऑपरेशन मुखबिर की खबरों पर ही होते हैं, पर इस मुखबिर ने फौज को धोखा दिया। इसने कहा कि ब्रेवो पहाड़ी पर 2 मिलिटेंट हैं, पर निकले 8 मिलिटेंटों को भी बंदे ने बता दिया कि बेबी इंतज़ार कर रहे थे हमारी फ़ौज का। इसीलिए इसको खुलेआम पीटा जा रहा है कि बाकी सभी खबरिए समझ लें कि झूठी खबर देने का अंजाम क्या होता है। जी, मिलिटेंट की सही खबर देने वालों को 1 लाख रुपए तक की बख्शीश मिल जाती है सर जी। आतंकवादियों की तरह फौज को भी अपनी ही तरह दहशत फैलाकर रखनी होती है, नहीं तो आप और हम चल नहीं सकते सड़कों पर। तो क्या सारे
मिलिटेंट इस प्रकार खबरियों द्वारा ही पकड़े जाते हैं। आधी हैरानी और आधी जिज्ञासा से भरकर पूछा सिद्धार्थ ने। साहब बड़े जिज्ञासु हैं, सोचने लगा जवान। बताए ना बताए, आर्मी कोड में सिविलियंस से फौज संबंधी बातें करने की सख्त मनाही है, पर ये तो मेजर संदीप के सगे भाई हैं। फिर मैं कोई गुप्त खबर दे तो नहीं रहा, मैं तो वही बताने जा रहा हूँ जो ओपन सीक्रेट है, पर आतंकी जानता है जिन्हें। मिनट 2 मिनट की धूप छाँव के बाद जवाब, साहब जी तीनों तरीक़ों से हम करते हैं। मिनट 2 मिनट की धूप छाँव के बाद आया जवाब, साहब जी तीनों तरीक़ों से हम करते हैं आतंकी का सफाया। पहला तो ये कि हम किसी भी ऐसे लड़के को जो खुद या जिसका परिवार मिलिटेंट द्वारा सताया हुआ हो को झूठा मिलिटेंट बनने को प्रेरित करते हैं। उसके हाँ भरने पर हम उसको थोड़ी ट्रेनिंग भी देते हैं। हमारे नॉलेज में ही वह मिलिटेंट से किसी ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है और उनके साथ रहने भी लगता है। वह पाकिस्तान भी जाता है, लौट कर भी आता है। कुछ समय बाद वह खुद ऑपरेशन को अंजाम देता है। उस समय वह हमें बता देता है कि बस मौका पाकर हम ऑपरेशन में सभी आतंकवादियों को ढेर कर देते हैं, उसे अच्छा इनाम देते हैं या आर्मी ज्वाइन करने का ऑफ़र देते हैं। दूसरा तरीका है कॉल ट्रैकिंग, फ़ोन को समानांतर सुनना। तीसरा होता है सिम क्लोनिंग, इसमें हम मिलिटेंट के डुप्लीकेट सिम कार्ड बनवा लेते हैं। मज़ा लेते हुए कहने लगा वह, अब नया मोबाइल आया था कश्मीर में तो ढेरों मिलिटेंट ढेर हो गए थे। कॉल ट्रैकिंग द्वारा उनके ठिकानों का पता लगाकर ढेर कर देते हैं हम उन्हें। लेकिन ये सब डबल एजेंट वेपन्स हैं, यानी दोहरी धार वाले हथियार। खबर गलत निकल जाए तो पासा उल्टा भी पड़ सकता है। हम भी धोखा खाकर आतंकवादियों के हत्थे चढ़ सकते हैं। पीले पत्तों वाले ढेरों पेड़, बीच बीच में चीड़, देवदार, सेब, अखरोट के पेड़, कहीं कहीं ऊंचाई से गिरते झरने, हर मौसम में सुंदर दिखता श्रीनगर जी भर अपने भीतर सोख लेना चाहता है। सिद्धार्थ श्रीनगर की सुंदरता को भीतर प्रार्थना उठने लगी, बनी रहे ये सुंदरता। चेरी के पैकेट को खोल चेरी खाई, फौजी जवान को भी खिलाई। थोड़ी देर चलने के बाद जवान फिर बताने लगा उसे अपने फौजी जीवन के बेशकीमती अनुभव। सर जी सबसे महत्वपूर्ण होती है इंटेलिजेंस सर सबसे महत्वपूर्ण होती है इंटेलिजेंस ब्यूरो की खबरें, जो खबर गलत हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो सेटेलाइट में से देखते हैं। एक वाकया सुनाता हूँ सर जी। यहाँ जी मैं खुद भी शामिल था उस ऑपरेशन में। आप खुद थे, विश्वास नहीं कर पा रहा था सिद्धार्थ। सिर से पैर तक फिर मुआयना किया उसने जवान का। हंस पड़ा जवान। दूधिया हंसी। सर जी यहाँ आरआर पोस्टिंग में हर ऑफिसर इन्फेंट्री ऑफिसर होता है और हर जवान को किसी भी ऑपरेशन में भेजा जा सकता है। हाँ तो साहब जी, करीब 1.5 साल पहले की घटना है। तब हमारे कमांडिंग अफसर थे कर्नल बत्रा। उनको खबर मिली कि 13 आतंकी बॉर्डर पार करके आ रहे हैं। शाम 5 बजे तक नारायण नाग पहुंचने वाले हैं। उसी के आधार पर बत्रा साहब ने अपनी यूनिट को 3 भागों में बांटा। सबको अलग अलग अपनी अपनी जगह पहुंचने का आदेश दिया। अलग अलग इसलिए कि किसी को शक न हो कि हम किसी बड़े ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं। गोपनीयता ऐसे ऑपरेशन में सबसे अहम होती है। हम 100 जवान 12 अफसर चलकर महानिस पहाड़ पर पहुँचे। शाम हो चुकी थी। हमने सचमुच देखा 13 आतंकी छोकरे पहाड़ पर चढ़ रहे थे। हम उन्हें देखते रहे। थोड़ी देर बाद वे आराम करने के लिए चट्टान पर बैठे। तभी हमने फायरिंग शुरू कर दी। साहब जी, ऑपरेशन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण यह होता है कि पहली फायरिंग किसने की। शुरुआत 2-1 मिनट में जो संभल गया जानो वही जीत गया। हाँ तो साहब जी, वैसे ही इन्होंने फायरिंग की आवाज़ सुनी, वे चट्टान के अंदर घुस गए। फिर दोनों तरफ से चलती रही फायरिंग। पूरे 7 दिनों तक चलता रहा वह ऑपरेशन। रात रात चलती रही फायरिंग। बहुत अनुभवी कमांडिंग अफसर थे कर्नल बत्रा। उन्होंने हमें मिलिटेंट के पास जाने से रोके रखा, नहीं तो एक आध कैजुअल्टी जरूर ही होती इतने बड़े ऑपरेशन में। 7 दिनों तक हम डेरा डाले रहे।
न नहाना न धोना, बस खाना पीना नीचे से आता रहा। हमने रॉकेट लॉन्चर मार मार कर उस चट्टान को ही गिरा दिया। हम उनसे सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर थे। हमारे हर ग्रुप से 3 सोते 3 जागते। जी, हम उनसे सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर थे। बाद के दिनों में हमने फ्लेम थ्रोअर भी फेंका। क्या होता है ये फ्लेम थ्रोअर? ये सब लक्ष्य पर लगता है तो उससे आग निकलती है। तो सर जी, इस प्रकार हमने पूरी चट्टान को गिरा दिया, और जब आखिरी 24 घंटों तक उधर से एक भी गोली की आवाज़ नहीं आई तो हम समझ गए कि वे मर गए या उनके हथियार खत्म हो गए। क्या बताऊं साहब जी, जब पास पहुंचे तो देखा सबके सब 18 से 30 तक के युवक थे, गोरे चिट्टे पाकिस्तानी, अधिकतर जीन्स टॉप में थे। इक्के दुक्के ने पठान सूट भी डाला हुआ था। सबके शरीर आग में बुरी तरह झुलसे हुए थे। उनके पास से हमें AK-47 और एक सेटेलाइट फ़ोन भी बरामद हुआ। उन सबों के साथ फ़ोटो खिंचवाई, मीडिया को बुलाया, उन्हें दिखाया, फिर सबों को पुलिस के हवाले कर दिया। जवान बोलता जा रहा था। सिद्धार्थ की आंखें चौड़ी और दुनिया बड़ी होती जा रही थी। अज्ञात भय उसे अजगर की तरह जकड़ता जा रहा था। बाप रे, कैसी जोखिमों से भरी दुनिया में रहता है उसका भाई। क्वार्टर से लौटते ही सिद्धार्थ फिर चिंतित, अभी तक लौटा नहीं भाई। लैंडलाइन से कई बार फ़ोन आया, बार बार यही जवाब, साहब नहीं लौटे बाहर से। आखिर बेकाबू होते अपने मन को फिर मरोड़ा उसने अपनी मंजन तेल और साबुन की दुनिया में। इन क्वार्टर के सेल्स टारगेट अचीव नहीं कर पाए थे सिद्धार्थ। इन कारण सपनों में भी सुंदरियां नहीं, सेल्स ही दिखता है उन्हें। यही सोचते रहते कैसे बढ़ाया जाए सेल्स, कैसे फैलाया जाए अपना नेटवर्क, कैसे पहुँचे देश के कोने कोने में। कोका कोला की तरह अब भी खाली समय मिलता है कंज्यूमर साइकोलॉजी की पुस्तक पढ़ते रहते हैं, सोचते रहते हैं उपभोक्ताओं के मनोविज्ञान पर। अद्भुत हैं इस देश के उपभोक्ता भी। एक समय था कि गांव में उनका ब्रेड लाइफ मैन ही बन चुका था, साबुन का पर्याय। दशकों तक राज्य किया इसने गांव में। जाने क्या सूझी प्रबंधकों को, उन्होंने बदल डाला रंग लाइफ मैन का, लाल रंग से बदल डाला इसे हल्के गुलाबी नुमा लाल रंग में। बस तभी से पिट गया साबुन। बाद में रिसर्च रिपोर्ट आई कि गांव के गावड़े इसे लाइफ मैन के नाम से नहीं वरन इसके रंग से पहचानते थे। वे इसे लाल साबुन कहते थे। नई सजदज के साथ लाइफ मैन आया तो लोगों ने इसे नकली साबुन समझा और नाता तोड़ लिया इससे। उसे सभी लोकप्रिय ब्रांड से संबंधित एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी थी। लाइफ मैन से फिसलते हुए ध्यान गया कंपनी के सबसे बिकाऊ ब्रांड फाइन एंड लवली पर। ताज्जुब, सबसे ज़्यादा खपत इसकी दक्षिण भारत में। एक सर्वे कार्रवाई थी प्रबंधकों ने पिछले दिनों। उसमें साक्षात्कार हर वर्ग की महिलाओं से एक कमरे में पूछा जा रहा था, उनसे क्यों लगाती है वे फाइन एंड लवली, और दूसरे कमरों में प्रबंधकों के साथ वह भी क्लोज सर्किट पर देख सुन रहा था। उसे ताज्जुब हुआ। अधिकांश महिलाओं ने कहा कि वे इसलिए इस्तेमाल करती हैं फाइन एंड लवली क्योंकि सुंदरता आत्मविश्वास बढ़ाती है। उसी रात उसने अपने घर काम करने वाली बाई से भी पूछा था, क्या वह जानती है क्या है फाइन एंड लवली। ताज्जुब, तपाक से जवाब दिया बाई ने कि बोल छेन आमी व्यवहार और करी न सब समय न सुदुरु पुजार समय। क्या बोलते हैं, मैं तो फाइन एंड लवली लगाती भी हूँ। नहीं हर दिन नहीं, सिर्फ दुर्गा पूजा के समय। जियो मेरे ब्रांड, एक समय आएगा जब सारे ब्रांड उसी प्रकार लोकप्रिय हो जाएंगे। तल्लीन हो वह अपनी रिपोर्ट में डूब गया। 15-20 मिनट गुजरे कि वह चौंक गया। किसी के बड़बड़ाने की आवाज़ आ रही थी। एकाएक बड़बड़ाना थोड़ा तेज हो गया। क्या टीवी खुला छूट गया? वह उठा, टीवी चेक किया उसने, नहीं टीवी बंद था। फिर कौन? तभी बाथरूम से भाई का अर्दली निकला। ध्यान से देखा उसने, दीन दुनिया से बेखबर अर्दली अपने आप ही बड़बड़ाता चला जा रहा था। अपनी बड़बड़ाहट में वह किसी को कोस रहा था, बद्दुआ दे रहा था किसी को। हे भगवान, कैसी पागल दुनिया है ये। अर्दली तक चैन से नहीं बैठने पाता। उसने चेष्टा की, फिर लैपटॉप में डूब जाने की, पर उसकी सर्वेंद्रियों का एक टुकड़ा वहीं अटका रहा, उसी अर्दली के इर्द गिर्द। झुंझलाकर फिर संपर्क किया उसने भाई से, फिर लगाया फ़ोन यूनिट में, फिर वही जवाब, साहब बाहर हैं, अभी नहीं लौटे। कब लौटेंगे? लौटने पर आपको बता दिया जाएगा। कट। रात फिर लगाया फ़ोन, वही जवाब,
पर इस बार उम्मीद की एक लाइन और जड़ दी यूनिट वालों ने। सुबह तक आने की संभावना है। राम राम कर बिताई रात सिद्धार्थ ने किसी प्रकार बजा सुबह का 6। फिर लगाया फ़ोन तो लाइन डेड। आशंका से कांप गया सिद्धार्थ। याद आया भाई ने ही बताया था कि उसे कि जब भी कोई एनकाउंटर होता है हम BSNL के सारे कनेक्शन ऑफ कर देते हैं, जिससे कि मिलिटेंट एक दूसरे से संपर्क नहीं कर सकें। हे भगवान, तो क्या भाई किसी ऑपरेशन में? किससे पूछें? भाई की अर्दली से पूछा तो उसने अजीब सा ही सुझाव दिया, आजकल चैनल लगा लीजिए, यदि कोई ब्लास्ट या एनकाउंटर हुआ होगा तो पता चल जाएगा। दम साधे सभी देवी देवताओं की गुहार करने लगा वह। हे भगवान, भाई को सकुशल देख कर जाऊँ। 8 बजे के करीब मैं बाहर निकला कि पूछताछ करे आसपास के अफसरों से, कि तभी उसने देखा कि कर्नल ऑप्टे अपने चेंबर की ओर बढ़ रहे। लपक कर वह उनके पीछे हो लिया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या आप मेजर संदीप के भाई हैं? उसे ताज्जुब हुआ तो कर्नल साहब को खबर है उसके यहाँ आने की, शायद बिना कर्नल की इजाज़त के उसे रखा भी नहीं जा सकता हो। उसने छूटते ही पूछा, सर संदीप कल सुबह से जो गया अभी तक नहीं लौटा है। मुझे शाम की फ़्लाइट से जाना है, क्या जाने से पहले हो सकती है उससे मुलाकात? अचरज के साथ कर्नल ने उससे कहा, क्या आपको पता नहीं मेजर संदीप ऑपरेशन पर गए हैं? 2 रात से पहले तो आने का सवाल ही नहीं, ज़्यादा वक्त भी लग सकता है। क्या बहुत खतरा है? मुँह से हठात निकल पड़ा, खतरा तो नो डाउट ज़रूर है, पर सबसे अधिक उसे ही है, क्योंकि मैं तो तब जाऊंगा जब ऑपरेशन पूरा हो चुका होगा। इस बीच जो कुछ होगा उसे ही झेलना होगा। वे बोलते जा रहे थे और सिद्धार्थ की यातना का स्वाद भी लेते जा रहे थे। डर की ठंडी उफनती लहर उसके भीतर उतरती जा रही थी। आए दिन की मुठभेड़ एनकाउंटर से संवेदनहीन हुए कर्नल को शायद ये भी ख्याल नहीं रहा कि उनका जवाब सिद्धार्थ के सामने तोप के गोले की तरह फटा। वे आगे बढ़ गए। शून्य सिद्धार्थ की सीढ़ियों वे आगे बढ़ गए। सिद्धार्थ वहीं सीढ़ियों पर अधमरे से बैठ गए। भीतर बहने लगी प्रार्थनाएं। हे भगवान, भाई को सकुशल देख निकलूं यहाँ से, भगवान आगे कुछ और ना सुनना पड़े। तो अभी आप सुन रहे थे मधु कांकरिया का लिखा उपन्यास सूखते चिनार का 6ठा भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।